वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर ऑल गुड। आज 6 अप्रैल 2021 है, दिन है ट्यूसडे। आज फॉर्मेट में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। सबसे पहले हम न्यूज़ देखेंगे, फाइनेंशियल न्यूज़, देन एमसीक्यू, और उसके बाद आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक माओइस्ट के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, देन विल टॉक अबाउट यूएसए और चाइना। पोस्ट कोविड इंडिया कैसा होना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स हमें उठाने की आवश्यकता है, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी एक्यू लेकर आया है कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही विजिट करें studyIQ.com और इसी के साथ हमारे मोबाइल ऐप को भी अपने फ़ोन में डाउनलोड ज़रूर करें। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। तो डियर फ्रेंड्स, आज पहली खबर यह है कि महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को यह आदेश दिया है कि आप एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करें। ये जो करप्शन के साथ जुड़ा हुआ केस है, जिसमें एक बात आई थी कि 100 करोड़ रुपए पर मंथ की डिमांड कर रहे थे अनिल देशमुख, ऐसा इल्ज़ाम लगाया है फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस, मुंबई के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उन्होंने। सेकंड टॉपिक है कि आज तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, आसाम, वेस्ट बंगाल, इन सारे राज्य और ये एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर इलेक्शंस के सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल जो है इसमें इलेक्शंस 8 फेजेस में, 8 तबक्कों में इलेक्शंस होने वाला है, और आसाम की बात करें तो आसाम में 3 फेजेस में इलेक्शन होने वाला है। अभी नक्सल अटैक एक हुआ है छत्तीसगढ़ में। आज 2 टॉपिक्स, 2 आर्टिकल्स, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का, एक द हिंदू का आर्टिकल है, जिसको हम थरोली एनालाइज करने वाले हैं। ये इसी विषय के साथ जुड़ा हुआ है, और अमित शाह ने ये कहा है, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि फाइट अगेंस्ट नक्सल्स विल बी इंटेंसिफाइड। भारत पहला ऐसा देश बना है जिसने इतने एडवांस्ड लेवल का डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम लॉन्च किया है। इसका नाम है हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने इसको लॉन्च किया है। ये 33 डिजीज़ को ट्रैक कर पाता है, एक रियल टाइम में डेटा अवेलेबल रहता है इसमें। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम है, इसको थोड़ा और ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टडी ज़रूर करें। स्पेशल कैंपेन फॉर इंश्योरिंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर टू बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम ट्यूसडे। आज से अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स की शुरुआत होगी। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो मैंने पिछले कई दिनों में ये बताया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड इज़ कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन, ये 5 फोल्ड स्ट्रेटेजी हैं। 5 फोल्ड स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें अवेयरनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हमने देखा कि एक कोरोना के प्रति इतना भय नहीं रहा था लोगों का, लेकिन अब मैं जब देख रहा हूँ, इफ़ आई सी अराउंड, राइट, मैं देखता हूँ कि कितने सारे रिलेटिव्स, कितने सारे फ्रेंड्स जो हैं उनको इन्फेक्शन होने लगा है। तो डरने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है और कुछ करने की बात है। यू हैव टू बी बिट केयरफुल। जो एटिकेट्स हैं बहुत ही सिंपल हैं। वेयर ए मास्क, यहाँ वहाँ हाथ मत, किसी के साथ हाथ मिलाइए मत, नमस्ते करके दूर से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर बहुत ज़रूरी है तभी घर के बाहर जाएं, और क्लीनलीनेस मेंटेन रखें, हाइजीन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखें, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। राइट, डोंट वरी कि होगा नहीं होगा, इतनी चीज़ें करिए और बाकी सारी चीज़ें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। इंडियाज़ क्यूमुलेटिव वैक्सीनेशन, टोटल हमने 8 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब कल 7 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई इंटरिम अपॉइंटमेंट्स, यानी कि एक टेम्पररी जो डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, इंटरिम अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये हमेशा के लिए नहीं चल सकती। फिर एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम है, ला पेरो,
या फिर ला पेरोज, आई थिंक फ्रेंच लैंग्वेज में इसको ला पेरो कहते हैं। तो ये जो ला पेरोज हैं, PEROUSC, तो इट्स लाइक ए क्वाड की एक प्रकार से आप कह सकते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें नेवल शिप्स और एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और USA 3 दिनों की ये एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। ओके। बांग्लादेश में लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, और जो उज़्बेकिस्तान में एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच था, तो वो भारत की महिला टीम जो है वो हार गई है। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो कंज्यूमर गुड्स, ऑटो, अप्रैल फेज द हीट। अप्रैल यानी कि जो कपड़े की मार्केट है या फिर इंडस्ट्री है, तो ये कुछ जगहों पर जो लोकल लॉकडाउन्स की शुरुआत हुई है, कुछ जगहों पर, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, ये जो लोकल लॉकडाउन्स हैं इसकी वजह से ऑटोमोबाइल, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल, स्मार्टफोन्स, कपड़े, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो रिकवरी मोड में थे। काफ़ी अच्छी रिकवरी वो कर रहे थे आफ्टर लॉकडाउन ऑफ कोर्स। और ये जो लोकल लॉकडाउन्स है उसकी इम्पैक्ट डेफिनेटली इसके ऊपर देखने को मिलेगी। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना ये है कि लॉकडाउन, ये महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन लगाए जाएंगे अप्रैल में, इसकी वजह से $5 बिलियन का नुकसान होगा। और टोटल जो हमारी रिटेल मार्केट है दैट इज़ ऑफ $850 बिलियन, उसमें से 10% यानी कि $85 बिलियन जो है वो महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन रहता है। इतना शेयर है महाराष्ट्र का। तो एक राज्य में लॉकडाउन की इम्पैक्ट एज यू कैन सी पूरी इंडस्ट्री, पूरे देश के ऊपर देखने को मिलेगी। सेंटिमेंट नॉट इकोनॉमी, मेन वरी। इकोनॉमी में तो इतने इश्यूज नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट्स, मैंने कई बार कहा है कि सेंटिमेंट्स से भी इकोनॉमी चलती है। तो अगर लोगों के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं तो कस्टमर्स बाहर नहीं निकलेंगे, चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। अगर कस्टमर्स चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो फिर बिजनेसेस भी एक्सपांड नहीं हो पाएंगे। गवर्नमेंट को उतना कम टैक्स मिलेगा, उतनी कम जॉब्स जनरेट होगी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जुड़ी हुई है। और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की बात करें तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, ऐसा एक सर्विस का इंडेक्स भी आता है, और एक कॉम्पोजिट इंडेक्स होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों को देखा जाता है। तो ये डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग का जो इंडेक्स है, तो ये पिछले 7 महीनों का सबसे लो रजिस्टर हुआ है मार्च में। ये फरवरी में 57.5 था, ये ड्रॉप होकर 55.4 हो गया है। कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आज का पहला प्रश्न है, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 इज, कितना रैंक है भारत का। फिर एक स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड्स 2021 दिया गया, तो इसमें मोमेंट्स ऑफ द डेकेड देखा जाता है। तो एक मोमेंट्स ऑफ द डेकेड में एक है विश्वनाथन आनंद, 2017 का जो वर्ल्ड रैपिड चेस उनकी जीत थी। और दूसरा कौन सा है बताइए। थर्ड क्वेश्चन है कि बिहार ने बिहार एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट, जिसमें जो शराब है उसके सेल के ऊपर प्रोहिबिशन लगा दिया था, तो वो किस ईयर में लगाया था, किस साल में लगाया था, ये आपका प्रश्न है। डियर फ्रेंड्स, 2 आर्टिकल्स को यहाँ पर मैंने मिक्स किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया का और एक हिंदू का आर्टिकल है, रेड स्काउज और परसिस्टेंट माइंडलेसनेस। तारेम एरिया है छत्तीसगढ़ में, बस्तर रीजन एक बहुत ही फेमस रीजन है नक्सल अटैक्स के लिए। इनफेमस आई वुड से, राइट, एक बुरी तरह से ये फेमस है, तो दैट इज़ कॉल्ड इनफेमस। तो यहाँ पर एक डेडली अटैक हुआ है हमारे सिक्योरिटी पर्सोनल के ऊपर। 22 सिक्योरिटी पर्सोनल जो हैं वो बैटल कैजुअल्टी या फिर शहीद हो गए, और 33 जितने लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए, हमारे सिक्योरिटी पर्सोनल। ऑफ कोर्स कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर रहा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये इंटेलिजेंस थी कि एक बहुत बड़ा काफ़िला जो है ये माओइस्ट का, ये नक्सलों का एक बहुत बड़ा काफ़िला एक पर्टिकुलर जगह पर इकट्ठा होने वाला है। तो इसी चीज़ के ऊपर एक्ट करते हुए हमारी अलग अलग जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, जिसमें स्पेशल टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ऑफ द छत्तीसगढ़ पुलिस, CRPF की इलीट कोबरा यूनिट, ये सब ने मिलकर एक कॉम्बिंग ऑपरेशन की शुरुआत की। और वहाँ पर वो गए, वहाँ पर उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तब उनके ऊपर ये अटैक हुआ।
तो कहा जाता है कि ये माना जाता है कि ये जो अटैक हुआ है ये एक प्रकार का माओइस्ट का ट्रैप था, और इस ट्रैप में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो फंस गई. द यूनिट्स हैड embarked upon their combing exercise at a time when Maoists were trying to disrupt the construction of a road near सिलगर जागरगुंडा. सिलगर जागरगुंडा के नज़दीक में एक रोड बन रहा है, और ये पता चला कि ये माओइस्ट जो हैं ये रोड बनाने नहीं दे रहे हैं, वो डिस्ट्रप्शंस क्रिएट कर रहे हैं. और इंटेलिजेंस मिली थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो दिस वाज द राइट टाइम. ऐसा लगा कि ये बेस्ट टाइम है कि इनके ऊपर, माओइस्ट के ऊपर एक प्रकार से अटैक किया जाए. दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ की जो टेरेन है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है. यहाँ की जो ज़मीन है बहुत डिफ़िकल्ट है. इसके अलावा यहाँ पर ना तो कोई अच्छा रोड है, ना तो टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटी है, तो बहुत ही एक रिमोट एरिया है. तो ये रिमोट एरिया होने की वजह से ये माओइस्ट के लिए एक प्रकार का अपर हैंड इसमें हो जाता है, और उनके लिए एक एडवांटेज है कि रोड नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, तो आपकी स्पीड नहीं होगी. तो ये सारी चीज़ों की वजह से माओइस्ट कई बार इस प्रकार की साजिश में सक्सेसफुल हो जाते हैं. और अब देखिए यहाँ पर के टोटल ये बस्तर में जो देखिए द नंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड इन बस्तर टू मोर देन 175 सिंस द किलिंग ऑफ 76 CRPF पर्सनल इन चिंतलनार अटैक इन अप्रैल 2010 में 76 अप्रैल 2010 में 76 CRPF के हमारे जवानों को शहीद हो गए वो इस अटैक में, चिंतलनार अटैक में. और तब से अगर आज हम गिने तो इट्स 175 टोटल ऐसे बैटल कैजुअलिटीज़ रहे हैं. ऑफ कोर्स जिसने ये इंटेलिजेंस इनपुट दिया, एक थरो इवैल्यूएशन होगा, देखा जाएगा कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई थी, ये इन्फॉर्मेशन गलत क्यों हुई, कहाँ पर कोई ऐसा क्या कोई लीक है, क्या उनको एक्सेस है, ये जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कोई प्लान बनाते हैं, तो नक्सलों को कैसे पता चला. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बैकग्राउंड में एक थरो इवैल्यूएशन होगा ऑफ कोर्स इसका. फिर ये भी एक सस्पिशन है कि जो पुलिस इंटरसेप्ट्स हैं उसके साथ भी कुछ एक्सेस मिल गया है माओइस्ट का, ये भी एक है. और जब एक साथ 1000 जितने ट्रूप्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो ये कोई आप छिपा नहीं सकते. यू कैन नॉट हैव दैट सरप्राइज एलिमेंट, वो सरप्राइज एलिमेंट चला जाता है. तो ये भी क्या एक गलती थी, क्या सोच समझ कर कैलकुलेट करके ये डिसीजन लिया गया था, ये है. फिर एक माधवी हिडमा नाम का एक व्यक्ति है, ये एक प्रोमिनेंट फिगर है. इसको हंट करने की बात है कि ये एक बहुत बड़ा माओइस्ट है, जिसको एक बहुत बड़ा लीडर है माओइस्ट का, तो इसको पकड़ने की बात थी. तो इस प्रकार के ऑपरेशंस में कई बार ऐसी सिचुएशन होती है. कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं. स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात करें तो सबसे बड़ा इश्यू ये है कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन से कुछ नहीं होगा, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो भी उसी के साथ तालमेल रखने चाहिए. अगर आप किसी एरिया को कॉन्कर कर रहे हैं तो वहाँ पर स्कूल, हॉस्पिटल, दूसरी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना. सबसे बड़ी माओइस्ट की ताकत ही यही है कि वो डेवलपमेंट नहीं होने देते, और सारी चीज़ें वो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, गांव वालों को ये माओइस्ट ही प्रोवाइड करते हैं. तो गांव वालों को ये लगता है कि माओइस्ट ही अच्छे हैं, उन्होंने सरकार के साथ कभी इंटरेक्ट ही नहीं किया. कई बार ऐसा भी हुआ है कि सरकार के साथ इंटरेक्शन जो हैं कुछ ऐसे ऑफिसर्स की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की वजह से उनका एक्सपीरियंस काफ़ी नेगेटिव रहा है. तो माओइस्ट को काफ़ी सपोर्ट मिलता है गांव वालों का. तो ये जब तक नहीं टूटेगा, ये डेवलपमेंट से ही आप ये कनेक्शन तोड़ पाएंगे. जब आप डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो माओइस्ट को सपोर्ट करना बंद कर देंगे. फिर पॉलिटिकल यूनिटी की आवश्यकता है, तू मैं ना हो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. जो लोकल टीम्स हैं उनका एक अपर हैंड होना चाहिए. वहाँ के लोग जो हैं उनको पता होगा कौन सी भाषा, कौन माओइस्ट है नहीं है, वो देखकर शायद पहचान सकें. तो लोकल टीम्स जो हैं उनको हमें आगे रखकर और सपोर्ट में सेंट्रल टीम को रहना चाहिए. तो इस प्रकार की कुछ चीज़ों की आवश्यकता है. एक ब्रीफ हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालें तो ये एक नक्सलाइट मूवमेंट जो है, जो 1970s में इसकी शुरुआत हुई, धीरे धीरे जाकर ये एक बहुत बड़ा एक एग्रेसिव वायलेंट मूवमेंट बन गया और 2004 से काफ़ी इंटेंसिफाइड है. दो प्रोमिनेंट इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल गए, एक मर्जर हुआ, और
ये साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल का कहना यह है कि ये माओविस्ट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट मीन्स ये रेड जोन है, तो ये रेड जोन में 10,000 से भी ज़्यादा जान जो हैं वो 2000 से लेकर आज तक गिने तो 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई है बिकॉज ऑफ दिस माओविस्ट अटैक. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, यूएस एंड चाइना नीड ईच अदर. हाल ही में जो बाइडन ने चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को एक थग यानी कि एक गुंडा कहा. नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन के लिए भी थग शब्द का ही इस्तेमाल किया कि वो भी एक गुंडा ही है. टर्किश प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने कहा कि वो एक ऑटोक्रेट हैं और पुतिन के लिए उन्होंने कहा कि पुतिन एक हत्यारा है. यूएसए और चाइना के बीच में जो अलास्का में मीटिंग हुई तो उस अलास्का की मीटिंग की शुरुआत भी जो है वो इसी प्रकार के शब्दों से हुई थी. बहुत ही एग्रेसिवली यूएसए ने शब्दों की शुरुआत की और उसके बाद चाइना ने भी उसी प्रकार का एग्रेशन जो है वो दिखाया. यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनकी स्ट्रेटजी यह रहती थी कि वो चाइना को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाते थे और फिर एक ड्यूअल पॉलिसी करते थे. ड्यूअल पॉलिसी में एक ऐसा ये था कि एक तरफ उनको डील प्रोवाइड करे और दूसरी तरफ सैंक्शंस प्रोवाइड करते थे कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, और दूसरी तरफ उनको वो ऑफर एक डील भी ऑफर कर रहे थे. काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे डोनाल्ड ट्रंप, साइकोलॉजिकल कन्फ्यूजन आप कह सकते हैं चाइना के ऊपर. और फिर अमेरिका तो ऑफ कोर्स एक मिलिट्री माइट है, चाइना ने भी मिलिट्री अपनी खुद की मिलिट्री जो है उसको एक्सपांड करने की शुरुआत कर दी. यूएसए और यूरोप ने रशिया, चाइना और दूसरे कुछ देशों के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए हैं. यूएसए क्वाड को भी काफ़ी सपोर्ट करता है. जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की एक टीम है जिसको हम कहते हैं क्वाड. अभी हमने एक न्यूज़ आइटम को भी डिस्कस किया, इज़न्ट इट. लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि क्वाड को सिर्फ आप मिलिट्री वाइज स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे तो इट विल नॉट हेल्प. ये एशिया की जो ग्रेट गेम है, इट्स ऑल्सो मोर अबाउट इकोनॉमी, राइट. तो इकोनॉमिकली आप यहाँ पर कितना बदलाव लेकर आ सकते हैं, दैट विल मैटर. ये कोर चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ आपकी शिप्स और ये सब मीन्स इट इज़ इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू क्रिएट इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल. तो ये क्वाड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज़, बहुत सारे यूएसए के मित्र देश जो हैं वो आज चाइना के मित्र देश हो गए. यूएसए के मना करने के बावजूद भी वो चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं. इस आर्टिकल में राइटर ये कह रहे हैं, एक फॉर्मर डिप्लोमेट ने ये आर्टिकल लिखा, उनका कहना यह है कि ये जो यूएसए और चाइना के बीच में कन्फ्रंटेशन है, जो लड़ाई है और जो कंपटीशन है, ये इस पूरी सेंचुरी में एक डोमिनेंट चीज़ हमें देखने को मिलेगी. मिस्टर बाइडन ने चाइना के बारे में ये बताया कि आप ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ कर रहे हैं हांगकांग और शिनजियान में. साउथ और ईस्ट चाइना सी में आप एग्रेसिव बिहेवियर कर रहे हैं, आप ताइवान को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी कर रहे हैं, करेंसी मैनिपुलेट करते हैं, साइबर अटैक्स करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें. चाइना ने भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया. कल हम बात कर रहे थे कि चाइना ने यहाँ तक कह दिया कि चाइना की डेमोक्रेसी यूएसए की डेमोक्रेसी से काफ़ी अच्छी है एक्सेट्रा. और पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूएसए का कंपटीशन जो है, यूएसए नहीं चाहता कि चाइना उनका पीयर कॉम्पिटिटर बने. यानी कि यूएसए अगर एक स्थान पर यहाँ पर बैठा है तो चाइना अब वहाँ से बहुत दूर नहीं है. तो यूएसए नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आ जाए और एट वेरी पीक पे एक भीड़ क्रिएट करे. और ये भी चीज़ है कि इससे पहले यूएसए की जो एक कंपटीशन थी यूएसएसआर के साथ, तो यूएसएसआर उतना ज़्यादा यूएसए की तरह ताकतवर नहीं था, बहुत सारी वीकनेसेस थी. लेकिन चाइना आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कॉम्पिटिटर है. शायद यूएसए ने कभी ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर देखा नहीं है. चाइना ने इकोनॉमी में भी अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक टाइज बना लिए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हैं, एससीओ, एनडीबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक्सेट्रा, ताकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का दबदबा ख़त्म हो जाए. ये जो शब्दों का आदान प्रदान हुआ अलास्का में, इट वाज मोर अबाउट डोमेस्टिक ऑडियंसेस. चाइना अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए, यूएसए अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था. यूएसए और चाइना जो हैं उनके रिटोरिक यानी कि ये बड़ी बड़ी बातचीत और इल्ज़ाम जो हैं, ये रियलिटी को कहीं ना कहीं रियलिटी के ऊपर एक पर्दा डाल देती है.
रियलिटी यह है कि दोनों देशों को एक दूसरे की आवश्यकता है, ग्रोथ के लिए, सप्लाई चेन के लिए, जॉब्स के लिए, सर्विसेज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, मार्केट एक्सेस के लिए और वर्ल्ड स्टेबिलिटी के लिए भी ये दोनों देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना ही होगा। अगर आप चाइना के खिलाफ और ज़्यादा सैंक्शंस लगाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है चाइना चुप बैठ जाएगा। चाइना भी एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कैपेबल हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहली बार यूएसए एक इकोनॉमिकली और मिलिट्री राइवल को फेस कर रहा है जो बहुत ताकतवर हैं। तो ये कुछ ऐसी रियलिटी यहाँ पर बेसिकली यही है कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, दोनों देशों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। इसी में पूरी दुनिया का और दोनों देशों का भला है। द पिलर्स ऑफ एन इक्विटेबल पोस्ट कोविड-19 इंडिया। फ्यू रिसर्च रिपोर्ट ये कहता है कि भारत में मिडिल क्लास जो हैं वो कम हुआ है। मिडिल क्लास में अगर 100 लोग थे तो लगभग अब 66 लोग ही रह गए हैं। बाकी के 33 जितने लोग जो हैं ये कम हो गए हैं, वो मिडिल क्लास से गरीब हो गए हैं। गरीब की जो संख्या है वो और ज़्यादा डबल हो गई है। और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना भी ये है कि इनइक्वालिटी जो हैं, असमानता जो है वो काफ़ी एक्सपांड हुई है। भारत में असमानता पहले भी थी, कोविड-19 से पहले भी थी, लेकिन कोविड-19 के आने के बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई है। इकोनॉमी की बात करें तो हमारी इकोनॉमी कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी कोविड से पहले, लेकिन कोविड ने और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट की। बहुत सारे लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, इनकम कम थी, रूरल डिस्ट्रेस था, ये सारी चीज़ें थी और कोविड ने इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया। हमारी जो इनफॉर्मल सेक्टर है काफ़ी वल्नरेबल हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो फॉर्मल नहीं है, बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो फॉर्मल होती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज़, राइट। कई जगहों पर एक दो दुकानें को मिलाकर वहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्शन किया जाता है। तो ऐसे सेक्टर जो हैं वो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। जब भी कोई डिस्ट्रप्शन होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर होता है। और ये हुआ है कि इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो पहले भी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। अब देखिए, अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो फॉर्मल कंपनीज़ हैं उन्होंने प्रॉफिट कमाए हैं। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ इलॉन मस्क, राइट। भले ही अमेरिका के हैं, लेकिन आई जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि इलॉन मस्क देख लीजिए, आप मुकेश अंबानी का एग्जांपल देख लीजिएगा कि हमारे देश के जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर और उसके बाद भी बहुत सारे पैसे कमाए, उनका प्रॉफिट काफ़ी हुआ है। जो पहले था उससे 20 ज़्यादा, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो और ज़्यादा गरीब हो गए हैं। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। इकोनॉमी के आंकड़ों की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में -24.4, फिर सेकंड क्वार्टर में -7.3, थर्ड क्वार्टर में प्लस में आए 0.4 में, और इस साल इकोनॉमी जो है वो -8% कॉन्ट्रैक्ट होगी और जीडीपी ग्रोथ जो है वो नेक्स्ट ईयर 10 से 11% तक हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभाव महिलाओं के ऊपर, डिसेबल्स के ऊपर और दूसरे ऐसी वल्नरेबल कैटेगरीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है। हेल्थ सेक्टर में हमने इनइक्वालिटी देखी, जिनके पास पैसे थे वो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, जिनके पास पैसे नहीं थे उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी। एजुकेशन में भी वही हुआ, जिनके पास घर पे सारी फैसिलिटीज़ थी, वाईफाई, टैबलेट्स, कंप्यूटर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी बेसिकली, तो ये बच्चे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए, गरीब बच्चे नहीं कर पाए, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे देश के हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम हमारे देश में लोगों को स्किल प्रोवाइड करें, राइट। जो एक मिसमैच है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो जॉब्स जनरेट होगी, राइट। क्रिएशन ऑफ क्वालिटी और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के अंदर स्किल्स हों। हमारे देश में टोटल वर्कफोर्स में से सिर्फ 2.3% के पास स्किल्स हैं। जापान में आप देखिए, साउथ कोरिया में 96%, जापान में 80%, यूएस में 52% लोगों के पास, वर्कफोर्स के पास स्किल्ड कैटेगरी के हैं वो। इसके अलावा लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स, लेदर और एक्सेट्रा जैसी इंडस्ट्री जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, तो उन इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है उसको कैसे हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, एमएसएमईज़ को प्रोटेक्ट करें। फिर अर्बन एरिया में ख़ास करके मिनिमम वेज, रूरल एरिया में जैसे एमजी नरेगा, इसी प्रकार से अर्बन एरिया की एक एमजी नरेगा की आवश्यकता है। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना, बेसिक इनकम या फिर दूसरे सेफ्टी नेट्स होने चाहिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको कैश ट्रांसफ़र दिए जाएँ, कुछ वाउचर्स दिए जाएँ।
ये भी एक सजेशन आ रहा है कि सभी महिला जिनकी एज 20 या फिर उससे ज़्यादा है तो उनको कैश ट्रांसफर्स दिए जाएं। किसानों की इनकम के ऊपर फोकस करना, टैक्स बेस को बढ़ाना, जो टैक्स अपना पे नहीं कर रहे हैं वो टैक्स पे करें, और जिनके पास ज़्यादा पैसे जो जनरेट करें वो ज़्यादा टैक्स पे करें। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो इनइक्वालिटी है फाइनेंस को लेकर वो नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी, और इसी के साथ डेमोक्रेसी को डीपन करना, पावर को डिसेंट्रलाइज करना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, पावर नॉट इलेक्ट्रिसिटी, पॉलिटिकल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये सारी चीज़ों से हम एक ये जो असमानता है उसको कम कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू लास्ट आइटम, फ्री एंड अनहिंडर्ड जस्टिस। ये एक बहुत ही विचित्र बात है कि कोविड-19 के आने से हमें पता चला कि बहुत सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस ही नहीं है। वैसे हमें पता था, लेकिन और ज़्यादा ये हाईलाइट हुआ। लॉकडाउन की वजह से नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हुआ और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केसेस जो हैं वो उसकी सुनवाई हुई। पहले सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं करती थी। B.R. आम्बेडकर की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट एक जगह पर बैठे और इसके बारे में हर एक को पता होना चाहिए कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है तो वो एड्रेस कहाँ पर है, एवरीवन शुड नो। इसी के साथ ये भी डिसाइड किया गया था कि बहुत सारे पूरे देश के केसेस वहाँ पे पहुँचेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पावर दिया गया है कि वो सर्किट बेंचेस तैयार करें। सर्किट बेंचेस यानी कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में तो है ही, लेकिन मुंबई में, लेट्स से मुंबई, ये दिल्ली में तो हैं, तो मुंबई में, चेन्नई में, वेस्ट बंगाल में, देश के अलग अलग कोनों में, हर जगह पर नहीं लेकिन कुछ ऐसी जगह तय की जा सकती है बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जहां पर सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस जो हैं वो बिठाई जाएं। और आज हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, राइट, एरोप्लेन्स हैं। आप अगर दिल्ली में भी रहते हैं कोई चीफ जस्टिस, तो वो सुबह निकलेंगे तो विद इन 1 आवर वो मुंबई में पहुंच जाएंगे, राइट। तो 1 महीना यहाँ, 1 महीना यहाँ, ऐसा वर्कआउट कुछ किया जा सकता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। तो ये एक फैसिलिटी भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कभी भी कोई चीफ जस्टिस ने नहीं किया है। हमारे देश में ये जुडिशियल की सिस्टम इस पिरामिड की तरह है कि लोअर कोर्ट के केसेस भी फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, और किसी भी जगह पर, किसी भी इंस्टीट्यूशन या फिर फोरम में आपने केस किया है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो इसकी वजह से बहुत सा ट्रैफिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचने लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है तो दिल्ली के आसपास के लॉयर्स को ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और एक फिगर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप देखिए कि वेस्ट बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन को मिला ले तो हमारे देश की 5th जितनी पॉपुलेशन, यानी कि 20% पॉपुलेशन इन राज्यों में रहती है, इन 3 राज्यों में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल केसेस है उससे 10% से भी कम केसेस इन राज्यों के हैं। दूसरी तरफ आप पंजाब और हरियाणा को देखें तो 18% जितने केसेस, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं उसके 18% केसेस पंजाब और हरियाणा के हैं, लेकिन देश की 5% से भी कम पॉपुलेशन ये दोनों राज्य में है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो राज्य या फिर जिस राज्य की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से फिजिकली नज़दीक है उस राज्य के केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस ही नहीं है। तो दिस इज़ अ बिट ऑफ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी प्लस ये जो सर्किट बेंचेस हैं ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन इसका हो सकता है। और हमें ये भी सुप्रीम कोर्ट को ये भी जानना चाहिए कि जब तक हर एक देश के व्यक्ति को एक अनहिंडर्ड एक्सेस सुप्रीम कोर्ट का ना मिले तब तक सुप्रीम कोर्ट की जो ड्यूटी है उसने फुलफिल नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट की जो ड्यूटी है वो ड्यूटी के ऊपर वो खरा नहीं उतरा है अगर हर एक नागरिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस ना कर सके। तो बहुत सारे लॉ कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी ये रिकमेंडेशन दिया है कि सर्किट बेंचेस जो हैं वो अलग अलग जगहों पर इसकी स्थापना होनी चाहिए। तो लेट्स होप कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कुछ डिसीजन लेगी। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.